बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 44 मुलाहिज़ा फरमाए। खंजर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसके साथ ही उसके मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। पंच और किक से उस पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा और फिर थाईवान की चीख सुनकर मैं चौंक गया। वहीदान, होशियार, एक मोटर बोट इसी तरफ आ रही है। और फिर मैंने पहली मर्तबा दरिया की तरफ देखा। इंजन की आवाज फजा में गूंज रही थी और वो मोटर बोट बड़ी तेजी से किनारे की तरफ आ रही थी। उस पर कम से कम 3 आदमी नजर आ रहे थे। पहले मेरा इरादा ये था कि चीफ आंख को किसी तरह काबू करके अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई थी। उसने भी मोटर बोट को देख लिया था और संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया और बे दर पे उस पर हमले करता रहा। मैं एक मरतबा पूरी कुव्वत से उछला। इस मरतबा मेरी अब चागी फ्रंट हाई किक चीफ आंख की पेशानी पर लगी। वो बिलबिलाता हुआ ढेर हो गया और फिर उसने हरकत नहीं की। मैं तेजी से थाईवान की तरफ दौड़ा। मैं हैरान था कि पातम ने अब तक हमारी लड़ाई में मुदाखलत क्यों नहीं की थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। कश्ती एक सीट टूट गई थी और उसकी एक टांग सीट के नीचे फंसी हुई थी, जिसे वो निकालने की कोशिश कर रहा था। बोर्ड किनारे के करीब पहुंच रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर सीट को झटका देकर उखाड़ दिया। पातम उछलकर कश्ती से बाहर आ गया। तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं कल किसी वक्त फोन पर तुमसे राब्ता करूंगा, मैंने पातम से कहा और थाईवान का हाथ पकड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी। किनारे की तरफ आने वाली मोटर बोट से पिस्तौल या रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी गई थी। पातम तारीकी में एक तरफ भाग गया था। मैं भी थाई का हाथ पकड़े दौड़ता रहा। किनारे से तकरीबन 50 गज आगे किसी इमारत की तामीर शुरू हुई थी। अभी सिर्फ दीवारें उठाई जा रही थी। शायद यहाँ भी कोई नाइट क्लब बनने वाला था। आने वाली बोट से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। मैं थाई का हाथ पकड़े दीवारों की आड़ लेता हुआ दौड़ता रहा। सड़क पर पहुंचते बाईं तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी। थाई सड़क के बीच में पहुंचकर कार को रुकने का इशारा करने लगी। मैं तारीकी में दुबक गया। उसके साथ ही मैंने पतलून का पैंचा उठाकर पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। कार रुक गई। उसमें एक ही आदमी था। थाई उसे कुछ कह रही थी। मैं तेजी से दौड़ता हुआ कार के करीब पहुंच गया और खंजर की नोक उस शख्स की गर्दन पर रख दी। इंजन चलता छोड़कर नीचे उतरो, मैंने घुर्रा कर कहा। वो दुबला पतला सा 1.5 उम्र आदमी था। खौफ से थर थर कांपने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर उसका हाथ कांप रहा था। मैंने बाहर से हैंडल पर हाथ रखकर एक झटके से दरवाजा खोला और उस शख्स को बाजू से पकड़कर नीचे खींच लिया। उस तरफ भागो, शोर मत मचाना और मुड़कर मत देखना, मैंने सड़क पर पीछे की तरफ इशारा किया। उस शख्स ने हुक्म की तामील में देर नहीं लगाई थी। ठीक उसी लम्हे दरिया की तरफ आने वाले रास्ते पर फायरिंग की आवाज सुनाई दी। वो लोग जो कोई भी थे उन्होंने बोट से उतरकर चीफ आंख को पड़े हुए देख लिया था और उनमें से कोई फायरिंग करता हुआ हमारे पीछे आ रहा था। स्टीयरिंग संभालो थाई, हरी अप, मैंने चीख कर कहा और कार के सामने से घूमकर पैसेंजर साइड वाले दरवाजे की तरफ आ गया। थाई स्टीयरिंग के सामने बैठ चुकी थी। इंजन स्टार्ट था। वो गाड़ी को गियर में डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। फायरिंग की आवाज अब करीब आ गई थी। मेरी आंखों में तशवीश उभर आई और फिर अचानक कार को एक जोरदार झटका लगा। मैं सीट से उछलकर रह गया। कार बंदूक से निकली हुई गोली की तरह आगे बढ़ी। इससे पहले कि लहराती हुई कार सड़क से उतर जाती, थाई वांग ने उसे संभाल लिया। कार वार्ड अरुण के सामने से गुजरकर वांगडूम रोड पर आ गई और फिर वहां से पर्चा थैक रोड के चौराहे तक पहुंचने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। कार को कहां छोड़ा जाए, थाई ने इधर उधर देखते हुए कहा। कार को यहां छोड़ना मुनासिब नहीं होगा, मैंने कहा। वो लोग पहले भी इन इतराफ में हमें तलाश करते रहे हैं। वो शख्स यकीनन पुलिस को कार छिन जाने की इतला देगा और फिर कार को यहाँ देखकर वो लोग समझ जाएंगे कि हम आस पास ही कहीं मौजूद हैं। कार को घर तक ले चलो, शुक्र से कहेंगे कि वो इसे कहीं ठिकाने लगाए। बात थाई की समझ में आ गई। उसने अगली सड़क पर कार दाईं तरफ मोड़ दी और फिर जानकी वाले बंगले तक पहुंचने में हमें चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इस वक्त 12:30 बजने वाले थे। मेरा ख्याल था कि शायद जानकी और नवीता यहाँ पहुंच चुकी होंगी, लेकिन ना तो वो यहाँ आई थी और ना ही उनकी तरफ से कोई इतला मिली थी। मैंने सबसे पहले सुखदर को कार ठिकाने लगाने के लिए रवाना कर दिया। इस कार को यहाँ से काफी दूर बल्कि दरिया के पार दूसरी तरफ किसी सड़क पर छोड़ देना और वहां से सीधे जिम्नाजियम चले जाना, मास्टर हुचन के पास, मैंने उसे समझाते हुए कहा। मैं मास्टर हुचन से फोन पर बात कर लेता हूँ, किसी गाड़ी का बंदोबस्त करना है जो बहुत जरूरी है। सुखदर ने मेरी बात सुनकर सारी लाया और फिर थाई की तरफ देखने लगा। उसकी नजरों में इस वक्त अजीब सी चमक उभर आई थी। सुखदर के जाने के बाद हम अंदर आ गए। मैंने सबसे पहले मास्टर हुचन को फोन किया। वो मौजूद नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से कांग से बात हो गई। सुनो कांग, मैंने कहा, मुझे किसी गाड़ी की सख्त जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। सुखदर वहां आ रहा है, अगर मुमकिन हो तो इसी वक्त किसी गाड़ी का बंदोबस्त कर दो। अपना फोन नंबर बताओ, चंद मिनट बाद मैं तुम्हें इतला देता हूँ कि फौरी तौर पर किसी गाड़ी का बंदोबस्त हो सकता है या नहीं, कांग ने कहा।
उस बंगले को छोड़ने से पहले मैंने ये पनाहगाह खुफिया ही रखी थी। मास्टर हुसैन ने कई मरतबा इसरार किया था, मगर मैंने उसे भी यहाँ का फोन नंबर नहीं बताया था। लेकिन अब महाराज के कहने पर एक आदमी सुखदर यहाँ पहुंच चुका था, इसलिए अब यहाँ का फोन नंबर भी बता देने में कोई हर्ज न था। मैंने टेलीफोन नंबर कांग को बता दिया। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करता हूँ, कांग ने कहा। मैंने फोन का क्रेडिट टैप करके जानकी देवी के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजती रही, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। मैंने रिसीवर रख दिया। मेरी आंखों में तशवीश उभर आई थी। वो दोनों यकीनन किसी मुसीबत में फंस गई थी। थाई कुछ देर तक खड़ी मेरी तरफ देखती रही और फिर कमरे में घुस गई। 4 मिनट बाद वो लिबास तब्दील करके कमरे से बाहर निकली। मैं काफी बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे कपड़े तो बहुत खराब हैं, बदल दो, वो ये कहते हुए किचन में घुस गई। चीफ आंग से फाइट में मेरे कपड़े वाकई ही बहुत खराब हो गए थे। मैं उठकर कमरे में चला गया। थाई वांग ने जो कपड़े उतारे थे वो बेड पर बिखरे हुए थे। मैंने वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल लिए। 4 मिनट बाद मैं बाहर निकला तो थाई काफी बना चुकी थी। हम हॉल में बैठकर काफी पीने लगे। करीब ही टेलीफोन रखा हुआ था। हम दोनों काफी की चुस्कियां लेते हुए प्रसाद और जानकी वगैरह के बारे में बातें करने लगे। अब मुझे जानकी और नविता की ज्यादा फिक्र हो रही थी। बाद हमने उस शख्स का जो उलिया बताया था वो 100% शांग का था। शांग ही नविता को धोखे से चियांग राय से लेकर आया था, लेकिन पहली रात हमने उस बंगले पर छापा मार दिया था। शांग और दारा तो भाग निकले थे, मगर टाइगर हमारे हाथ लग गया था और नविता भी हमारे कब्जे में आ गई थी। शांग चियांग राय वापस चला गया था। मैंने उसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है वो 1-2 रोज पहले वापस आ गया हो और आज इत्तेफाक से पैराडाइज रेस्टोरेंट में नविता से आमना सामना हो गया हो। बात हमने बताया था कि नविता या जानकी के चेहरे पर किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो दोस्ताना माहौल में बातें करते रहे थे और शांग के साथ जाते हुए भी उनके चेहरों पर कोई गैर मामूली तासरात नहीं थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाया जा रहा है। मेरे जहन में एक और ख्याल आ रहा था। हो सकता है नविता ने उस रात के बारे में शांग को कोई फर्जी दास्तान सुना दी हो। मसलन ये कि उन्हें भी बंगले से भागने का मौका मिल गया था या उसे बेकसूर समझकर छोड़ दिया गया था। मैं भी ये सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बजी। थाई वांग करीब थी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और फिर दूसरे ही लम्हे उछल पड़ी। ए जानकी, तुम दोनों कहाँ गायब हो? हम परेशान हैं। हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। चीफ आंग, ओह, तुम्हें कैसे पता चला? 1 मिनट, लो वैदान से बात करो। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हेलो जानकी, कहाँ हो तुम? हाँ, मुझे पता चल गया था कि तुम लोग शांग के साथ गई हो और मुझे यही परेशानी थी। मैंने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है वैदान, मेरी बात तवज्जो से सुनो। जानकी ने कहा, पैराडाइज रेस्टोरेंट में अचानक ही शांग और दारा से आमना सामना हो गया था। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम दोनों की क्या हालत हुई थी, लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि दारा मुझे पहचान नहीं सका और नविता से भी उन्होंने कोई तारुज नहीं किया। नविता ने उन्हें फर्जी कहानी सुना दी थी कि उस रात वो भी मौका पाकर बंगले से भाग निकली थी। शांग और दारा ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया था कि बंगले से फरार होते वक्त वो उसे साथ नहीं ले जा सके थे। उन्हें कोई शुबा तो नहीं हुआ? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, जानकी ने कहा। उन दोनों ने हमें रेस्टोरेंट में बड़ा पुरतकल्लुफ खाना भी खिलाया था और फिर दारा तो शोरानी के साथ कहीं चला गया। तुम शोरानी को नहीं जानते? थाई जानती होगी। दारा के जाने के बाद हम कुछ देर वहां बैठे रहे और फिर शांग हमें अपने साथ ले आया। मैं समझ गई थी कि वो माले मुफ्त समझकर हमें अपने साथ ले जाना चाहता है। मैंने नविता को इशारा कर दी और खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। दरअसल मैं प्रसाद के बारे में मालूम करना चाहती थी और उनके साथ रहकर ही कुछ मालूम हो सकता था। और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि शांग हमें जिस बंगले में लेकर आया है वहाँ प्रसाद भी मौजूद है। ओह, मेरे मुंह से निकला, कैसा है वो? ठीक तो है ना? तुम्हारे बारे में मालूम करने के लिए उस पर कुछ तशद्दुद तो जरूर किया गया, लेकिन बहरहाल उसकी हालत ज्यादा तशवीशनाक नहीं। बंगले का पता बताओ, वहाँ कितने आदमी हैं? मैं पहुंचता हूँ। मैंने कहा, अभी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ, जानकी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली। तकरीबन आधा घंटा पहले दारा भी यहाँ आया था। वो आया तो किसी और नीयत से था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक फोन कॉल मिली। उसे कोई अहम इतला दी गई थी जिससे वो परेशान हो गया था। और क्या तुम्हें अंदाजा हुआ कि वो अहम इतला क्या हो सकती है? मैंने पूछा। फोन बंद करने के बाद वो शांग को बता रहा था कि तुम थाई वांग के साथ पैराडाइज रेस्टोरेंट में आए थे, जहाँ चीफ वांग ने तुम्हें पहचान लिया। तुम लोगों ने मोटर बोट के जरिए दरिया के रास्ते फरार होने की कोशिश की। चीफ वांग ने तुम्हारा पीछा किया और तुम उसे जख्मी करके भाग निकलने में कामयाब हो गए। चीफ वांग की कूनी के करीब से बाजू की हड्डी क्रैक हो गई है। वो इस वक्त एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पड़ा है। दारा शायद वहीं गया है। इस वक्त बंगले में शांग के अलावा सिर्फ एक आदमी है। नविता ने शांग को कमरे में बंद करके बातों में लगा रखा है। दूसरा आदमी बाहर बरामदे में बैठा हुआ है और मैं मौका पाकर फोन पर तुमसे बात कर रही हूँ।
थाई को फोन दो, मैं उसे पता समझाती हूँ। मैंने रिसीवर थाई को दे दिया। वो चंद मिनट जानकी से बातें करती रही, फिर फोन बंद कर दिया और उस बंगले के बारे में बताने लगी। वो बंगला दरिया के दूसरी तरफ थिंग महामग डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्रेस वे के करीब सोए योदी पर वाक़ था। मैंने रिसीवर उठा लिया और मास्टर हुचन का नंबर मिलाने लगा। कॉल कांग ही ने रिसीव की थी। मास्टर हुचन वार्ड ट्रीटमेंट में महाराज के पास बैठा हुआ है। मैंने उससे बात की थी, आज ही रात गाड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा। उसने मेरी आवाज सुनते ही कहा, गाड़ी पर लानत भेजो, तुम अपना टुक टुक लेकर फौरन यहाँ चले आओ, सुखदर को भी ले आओ, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। मैंने कहा, क्या बात है लिटिल मास्टर? कांग ने कहा, बहुत बदहवास हो, प्रसाद का पता चल गया है, जानकी देवी और नमिता भी वहाँ फंसी हुई हैं, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, ओके बॉस, मैं आ रहा हूँ, कांग ने कहा और उसके साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने रिसीवर रख दिया और उठकर बेचैनी से टहलने लगा। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि कांग को चाइना टाउन से यहाँ पहुंचने तक कितनी देर लगेगी। और फिर 15 मिनट के बाद गेट के सामने टुक टुक रुकने की आवाज सुनाई दी। गेट थाई वांग ने खोला था। कांग और सुखतर अंदर आ गए। थाई भी हमारे साथ जाने को तैयार थी, लेकिन मैंने और कांग ने उसे मना कर दिया। कांग ने उसे सोए योदी के बंगले का पता समझ लिया और हम तीनों गेट से बाहर निकलकर टुक टुक में बैठ गए। कांग बड़ी तेज रफ्तारी से टुक टुक चला रहा था। किंग टक्सन के मुजस्मे वाले चौराहे से आगे निकलकर वांगविंग याए रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ भी टक्सन रोड ही था। टुक टुक बड़ी तेज रफ्तारी से उस सड़क पर दौड़ता रहा और फिर एक चौराहे से दूसरे रोड पर मुड़ गया। करोंग थिप ब्रिज से दरिया पार करके हम थिंग महामिक डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो चुके थे और फिर सोए योदी तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। कांग ने टुक टुक की रफ्तार कम कर दी। मैं और सुखदर पिछली सीट पर बैठे दाएं बाएं देख रहे थे। जल्दी हमने वो बंगला तलाश कर लिया। टुक टुक गली के मोड़ पर छोड़ दिया गया। हम तीनों चलने में सूरत का जायजा लेते रहे, फिर सुखदर को वहीं छोड़ दिया गया। वो टुक टुक के पास रुककर गली में बंगले के गेट पर निगाह रख सकता था और किसी हंगामी सूरत में हमें सिग्नल दे सकता था। मुझे और कांग को बंगले के अगबी दीवार से अंदर कूदने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मेरे पास खंजर था और कांग के हाथ में पिस्तौल। वैसे उसके पास एक खंजर भी मौजूद था जिसे उसने लिबास में छुपा रखा था। हमें एक भी दरवाजा खुला हुआ मिला, लेकिन हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए दारा के आदमी ने हमें देख लिया। उसने मुजाहमत की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। हम चाहते तो उसे आसानी से मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन बिला वजह किसी के खून से हाथ रखना हमारा मकसद नहीं था। कांग ने उसे बांधकर एक तरफ डाल दिया। मैं जानकी को आवाज देता हुआ एक तरफ दौड़ा और जैसे ये कमरे का दरवाजा खोला ठिठक कर रुक गया। शांग ने बेड पर नविता को दबोच रखा था। नविता के बदन पर लिबास बराए नाम ही रह गया था। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए मुजाहमत कर रही थी। नविता के साथ शांग ने भी मुझे देख लिया। वो नविता को छोड़कर एक झटके से सीधा हो गया और ड्रेसिंग टेबल की तरफ लपका। उसने दराज खोली ही थी कि मैंने उसके कूल्हे पर जोरदार किक रसीद कर दी। वो सामने आईने से टकरा गया। उसके सर की टक्कर से आईना चूर हो गया। उसकी पेशानी से भी खून बह निकला। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने उसके पैरों पर एक और किक लगाकर उसे एक तरफ गिरा दिया और मेज की दराज में रखा हुआ पिस्तौल उठा लिया। नविता, बाहर निकलो जल्दी, मैंने चीख कर कहा। वो अपना ब्लाउज उठाकर पहनने की कोशिश करते हुए कमरे से बाहर दौड़ गई। और तुम इधर बाथरूम में। मैंने शांग को इशारा किया, अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। शांग को बाथरूम में बंद करके मैं तेजी से बाहर आ गया। कांग प्रसाद को कंधे पर उठाकर एक कमरे से बाहर निकल रहा था। जानकी भी उसके साथ थी। कांग का पिस्तौल जानकी के हाथ में था। हम हाल से होते हुए बरामदे में आ गए। मैंने बाहर आकर बंगले का बैरूनी गेट खोल दिया। पहले झांक कर बाहर देखा, फिर कांग और जानकी को इशारा कर दिया और फिर जैसे ही हम गेट से निकलकर गली में पहुंचे, बाईं तरफ से एक कार गली में दाखिल हुई। हम हेडलाइट्स की रोशनी में नहा गए। कार की रफ्तार कम थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बड़े जोर से उछली और ब्रेक की तेज चिचिराहट की आवाज से हमसे चंद गज के फासले पर रुक गई। कार के दोनों तरफ के दरवाजे खुले। 2 आदमी बाहर निकले। पिछली सीट पर एक औरत भी मौजूद थी। वो कार ही में बैठी रही। वो दोनों आदमी आगे बढ़े। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे और उनमें एक दारा था और दूसरा पैडरू। मेरी जान के गाहक, मेरे बदतरीन दुश्मन, दुनिया के सफाक तरीन कातिल, इंसान नुमा भेड़िए मुझसे चंद कदम के फासले पर थे। सूरत हाल बड़ी खौफनाक थी। मौत हमारे सामने खड़ी थी और बचाव का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा था। लगता था जैसे हमारी जिंदगी की आखिरी घड़ियां आन पहुंची हों। वो सांस जो हम ले रहे थे आखिरी सांस थे। उन दोनों की उंगलियों की मामूली सी हरकत हमारी जिंदगी का खात्मा कर देने वाली थी। मैंने अपने आप को कभी इस किस्म की नाजुक सूरत से दो चार नहीं पाया था। मेरे बाईं तरफ कांग ने जख्मी प्रसाद को अपने कंधे पर लाद रखा था और उसकी दूसरी तरफ जानकी देवी खड़ी थी। मेरी दाईं तरफ नविता थी। उसने पतलून कट पाजामा पहन रखा था और ब्लाउज वो पहनते हुए मेरे साथ बाहर भागी थी। वो ब्लाउज के निचले 2 टिच बटन बंद कर पाई थी। दारो और पेट्रू बारी बारी हमारी तरफ देख रहे थे।
पेड्रो का और मेरा पहली मर्तबा आमना सामना हुआ था। मेरे साथ अगरचे कांग भी था, मगर पेड्रो को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हम दोनों में वजदान कौन है। उसने पिस्तौल वाला हाथ आगे निकाल लिया। पिस्तौल का रुख मेरे सीने की तरफ था। नहीं पेड्रो, दारा ने मेरी तरफ से नजरें हटाए बगैर कहा, इसे अगर इस तरह मार दिया तो हमारा इंतकाम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी दौलत भी हमारे हाथों से निकल जाएगी। कैसी दौलत? पेड्रो ने पूछा। इसके बाप ने हमारा 5 करोड़ रुपए का सोना गायब कर दिया था, दारा ने कहा। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में उस सोने की कीमत में 3-4 गुना इजाफा हो चुका है। आज वो सोना 15-20 करोड़ रुपए का तो जरूर होगा। इसका मतलब है 30-35 लाख अमेरिकी डॉलर। ये हिसाब मैंने अपने मुल्क की करेंसी से लगाया है। तुम्हारी करेंसी के हिसाब से कुछ कमी बेशी हो सकती है। इसके बाप ने अपनी डायरी में लिख रखा था कि वो सोना उसने कहाँ छुपाया था। इसका बाप मर गया। वो डायरी उसके एक सरपरस्त के हाथ लग गई, जो वो सिंगापुर से फरार होते वक्त साथ ले आया था। इसका सरपरस्त यहाँ बैंकॉक में मेरे आदमियों के हाथों मारा गया। हमने होटल में इसके मकान की तलाशी ली, लेकिन वो डायरी नहीं मिली, जिसका मतलब है कि वो डायरी या तो इसके सरपरस्त ने कहीं छुपाई थी जिसका इसे इल्म है, या इसने कहीं छुपा रखी है। अब तुम मेरी बात समझ गए होगे कि इसकी जान से ज्यादा कीमती वो डायरी है जिसे मैं हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। ओह, पेड्रो बोला, फिर तो ये वाकई हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं दारा के मुंह से अपने अब्बू की डायरी की बात सुनकर चौंके बगैर ना रह सका। उस डायरी का राज मेरे और चचा प्रताप सिंह के अलावा सिर्फ एक और शख्स को मालूम था, और वो था खशवंत सिंह। सिंगापुर में जब आखिरी बार हम पर हमला हुआ था तो हम खशवंत सिंह के मकान में थे। वहां से फरार होते वक्त चाचा प्रताप सिंह ने वो डायरी खशवंत सिंह को दे दी थी कि ये काके की यानी मेरी अमानत है, मुझसे संभाल कर रखे। और मुझे हैरत थी कि दारा को उस डायरी के बारे में कैसे पता चला। और अब ये बात मेरी समझ में भी आ रही थी कि वो मुझे मरवाना क्यों नहीं चाहता था। मैं कुछ अरसे से यही सुनता आ रहा था कि दारा मुझे जिंदा पकड़ना चाहता है। इस वक्त सूरत-ए-हाल बड़ी संगीन थी। उन दोनों को अपने सामने देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और दारा मुझे जिंदा पकड़ना चाहता था, और पेड्रो टाइगर की मौत का इंतकाम लेने के लिए मुझे गोलियों से भून डालना चाहता था। और इस मकसद के लिए उसने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया भी था, मगर दारा ने 15-20 करोड़ रुपए या 30-35 लाख डॉलर मालियत के सोने का शोशा छोड़ दिया था। ये एक बहुत बड़ी रकम थी, और मैं जान चुका था कि दारा और पेड्रो जैसे लोगों का दीन धर्म दौलत ही होता है, और वो दौलत के लिए अपनी माँ बहनों को भी सरेआम नीलाम कर देने को आर नहीं समझते। मैंने महसूस किया था कि 30-35 लाख डॉलर का सुनकर पेड्रो के चेहरे के तासरात भी बदल गए थे, और उनकी बातों में जो वक्त गुजरा उससे मुझे भी संभलने का मौका मिल गया। मैंने अपने खौफ पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। मैंने जानकी की तरफ देखा। वो बेइसु हरकत खड़ी थी, कांग प्रसाद को उठाए हुए था। इस हालत में वो कुछ करने से कासर था। मैंने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा, और उसके साथ ही मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। नवीता वाला उसके लगे हुए बटन भी खोल चुकी थी। दारा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। मैंने तुम्हें पैराडाइज रेस्टोरेंट में उस औरत के साथ देखा था तो समझ गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है, उसने नवीता की तरफ देखते हुए कहा। उस औरत से मुराद जानकी थी। मैंने उस कुतिया को भी पहचान लिया था। उस रात वैदान के साथ यही थी। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी औरत का हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचा था। उस रात ये मेरे हाथों तो बच गई। कुछ चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, अगर मैं रेस्टोरेंट में जाहिर कर देता कि इसे पहचान गया हूँ तो गड़बड़ हो जाती। तुम्हें इसके साथ देखकर मैं समझ गया था कि तुम दोनों के जरिए ही अपने असल शिकार तक पहुंच सकता हूँ। इसकी तरफ से तो मैं बिल्कुल ही अनजान बन गया। और फिर मैंने तुम्हारी ये बात बिला चूचरां तस्लीम कर ली कि जिस रात इन लोगों ने कोसा रोड वाले बंगले पर रेड किया था, उस रात तुम्हें भी हमारी तरह भागने का मौका मिल गया था। तुम्हारे साथ जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा वाकया पेश आया था। तुम्हें खौफजदा होकर भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें कई मर्तबा प्रसाद के साथ देखा। मैंने नहीं ख्याल किया। मैं यही समझता रहा कि तुमने किसी को अपना साथी बना लिया है। उस वक्त मैं प्रसाद पर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन इस सूरत के साथ देखकर सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैंने तुम दोनों को शाम के साथ उस बंगले में इसलिए भेजा था कि वहां प्रसाद को भी देख लूं और अपना अंजाम भी सोच सकूं। मेरा प्रोग्राम कुछ और था। मेरा ख्याल था कि आज ही रात तुम दोनों के साथ गुजारी जाए और इसी दौरान में तुमसे उस औरत से वैदान के बारे में भी पूछ लिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान में ये इतला मिली कि हम लोगों के जाने के बाद ये वैदान भी अपनी उस थाई महबूबा के साथ पैराडाइज पहुंच गया था और चीफ अंगनी ने घेरने की कोशिश की, मगर वो अपनी एक हड्डी छुड़वा बैठा। मैंने हॉस्पिटल जाने से पहले श्यांग और अपने आदमी को समझा दिया था कि वो तुम दोनों का ख्याल रखे और किसी किस्म का शुबा ना होने दे, लेकिन वो दोनों हरामजादे छक्के निकले। और अब मैं ये बात आसानी से समझ सकता हूँ कि तुम में से किसी को टेलीफोन करने का मौका मिल गया होगा और ये सुपरमैन तुम लोगों को छुड़वाने के लिए यहाँ पहुँच गया। लेकिन हर मर्तबा इसकी किस्मत साथ नहीं दे सकेगी। मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन अब ये वापस नहीं जा सकेगा। तुम में से कोई भी नहीं जा सकेगा।
तुमने अब तक जो भी अंदाजे कायम किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं दारा, और मैं इसकी दाद देता हूँ। लेकिन मैंने कहा अब तक का रिकॉर्ड ये साबित करता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके और अब भी कुछ नहीं कर सकोगे। दारा कुछ कहना ही चाहता था कि दूसरे मोड़ से एक टुक टुक गली में दाखिल हुआ। दारा और पेड्रो दोनों अपनी गाड़ी के आगे खड़े थे, जबकि पिछली सीट पर बैठी हुई औरत ने अपनी जगह से हरकत नहीं की थी। तुम में से कोई भी अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। दारा के हल्क से बेड़िए जैसी हुर्राहट निकली। ऐसे खड़े रहो जैसे हम सब दोस्त हैं। टुक टुक में सवार लोगों को किसी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए। किसी ने कोई हरकत की तो बेदरी गोली मार दूंगा। उसने पेड्रो को भी इशारा कर दिया। उन दोनों ने पिस्तौल वाले हाथ नीचे कर लिए। मैंने गर्दन घुमाकर टुक टुक की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो कांग का टुक टुक था जिसे सुखदर चला रहा था। टुक टुक को आते देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो सीधा निकल जाएगा। रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। टुक टुक लम्हा बलम्हा करीब आ रहा था। दारा टुक टुक की तरफ देख रहा था, जबकि पेड्रो की तवज्जो हमारी तरफ थी। फासला कम हो रहा था और फिर टुक टुक जैसे ही करीब पहुंचा उसकी आवाज एकदम बदल गई। इंजन अचानक ही शेर की तरह दौड़ा और टुक टुक बड़ी तेजी से उछलकर उस तरफ बढ़ा जहां दारा और पेड्रो खड़े थे। इससे पहले कि वो दोनों सूरत को समझ सकते, टुक टुक पहले दारा से टकराए और फिर पेड्रो से। दारा उछलकर पीछे गिरा था और उसके मुंह से गंदी गाली निकल गई, जबकि पेड्रो भी बचने की कोशिश करते हुए टुक टुक से टकरा कर पीछे गिरा और उसके साथ उसने पिस्तौल का ट्रैगर दबा दी या ट्रैगर गैर इरादी तौर पर दब गया था। गोली नमिता के सर से सिर्फ 2 इंच के फासले से गुजरी थी। उसके मुंह से चीख निकल गई। टुक टुक कार से टकरा कर रुक गया और सुखधर ने बड़ी तेजी से नीचे छलांग लगा दी। उसके बाद वो दारा की तरफ लपका, जबकि मैंने पेड्रो पर छलांग लगा दी। पिस्तौल अभी तक पेड्रो के हाथ में था। मेरे पैर की भरपूर ठोकर पेड्रो के हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर कार के नीचे चला गया। मैंने दूसरी ठोकर मारनी चाहिए तो पेड्रो ने बड़ी फुर्ती से मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ कार से टकरा गया। पेड्रो बहुत फुर्तीला साबित हुआ। वो मुझ पर हमला करने के लिए पर तोड़ रहा था। मैं उसके दाव को नहीं समझ सका और उसकी गिरफ्त में आ गया। वो यकीनन एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था और इंसानी जिस्म के प्रेशर पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसने दोनों हाथों से मेरे पेट के करीब पैरों के गोश्त को इस तरह गिरफ्त में ले रखा था कि उसकी उंगलियां मेरे दोनों गुर्दों को दबा रही थी। ये बिलाशुबा खतरनाक दाव था। इससे मेरा खात्मा भी हो सकता था। मेरे दोनों बाजू बेजान होकर पैरों में लटक गए और चेहरे पर कर्ब के आसार उभरना शुरू हो गए थे। मैंने नीचे झुकना चाहा मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरे गुर्दों पर उसकी उंगलियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए उसकी टांगों के बीच में घुटने से जरब लगाई। जरब अगरचे ज्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन मेरा मकसद पूरा हो गया। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और मैंने पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उससे छुड़ा लिया। वो एक बार फिर हमलावर हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को बचा लिया और फिर अचानक ही मैं अपनी जगह सोच रहा। वो मेरे इस दाव से तो बच गया था मगर दिफा करने में कामयाब ना हो सका। मैंने हवा में उछलकर अपने दोनों पैर कैंची की तरह उसकी गर्दन पर लपेटे और बाईं तरफ झुका। नीचे गिरते हुए मेरे हाथ जमीन पर टिके। पेड्रो भी मेरे साथ ही गिरा था। उसकी गर्दन भी टूट सकती थी, लेकिन वो अपने आप को बचा गया और मैंने जमीन पर गिरते ही उसकी गर्दन छोड़ दी और वो बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हो गया। दूसरी तरफ सुखदर दारा से निमट रहा था। दारा कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, जबकि सुखदर महाराज के जिम्नाजियम का बहुत बेहतरीन फाइटर था। वो दारा पर किक और पंच की बारिश किए हुए था। कांग जख्मी प्रसाद को टुक टुक की पिछली सीट पर लिटा रहा था। जानकी भी एक तरफ वैसे ज्यादा से अंदाज में खड़ी थी। कांग, तुम इन तीनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैंने तेजी से कहा। मगर कांग शायद कुछ और करना चाहता था। वो प्रसाद को सीट पर लिटाकर उस औरत की तरफ लपका जो कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर वहां से भागना चाहती थी। वो शुरानी थी। अगर कांग उसकी तरफ से होशियार ना होता तो वो शायद भाग निकलने में कामयाब हो जाती, लेकिन कांग ने उसे 2-3 कदम से ज्यादा आगे नहीं जाने दिया। कांग ने उसे बालों से पकड़ लिया और घसीटता हुआ पीछे ले आया। उसके साथ उसने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया। उसने शुरानी की तरफ झुककर खंजर की नोक उसकी शाह रग पर रख दी। रुक जाओ पेड्रो, वरना मैं इस औरत का गला काट दूंगा, वो चीखा। शुरानी बुरी तरह चीख रही थी। काट दो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पेड्रो ने चीखते हुए उसकी तरफ छलांग लगा दी। इस मरतबा मैं गफलत में मारा गया। उसकी राउंड हाउस किक बाएं बाजू पर कंधे और कूनी के दरमियानी हिस्से पर लगी। मुझे अपनी हड्डी चटकती हुई महसूस हुई। मैं नीचे झुकता चला गया। उसने मौके से फायदा उठाते हुए दूसरी किक लगाने की कोशिश की। इस मरतबा उसने लेफ्ट किक लगाई थी। गोया वह मेरा बाजू भी बेकार करना चाहता था। मैं इस किस्म के हरबों से बखूबी वाकिफ था और इस मरतबा मैंने उसके मकसद में कामयाब उसे नहीं होने दिया। उसका वार मैंने दाएं हाथ पर रोका और एक लम्हे को रुके बगैर लेफ्ट साइड किक लगा दी। पेड्रो उछल कर गिरा। उसकी दूसरी तरफ दारा सुखदर से पिट रहा था, लेकिन फिर उसने कांग पर हमला कर दिया। कांग लड़खड़ा गया। उसने शुरानी को भी गिरफ्त में ले रखा था।
वो भी उसके साथ ही पीछे गिरी। ये भी गिनीमत था कि खंजर शुरानी के हल्क पर नहीं चल गया था। दाईं तरफ गर्दन पर मामूली सा कट लगा था और वो बुरी तरह चीख उठी थी। कांग ने उसे अपने ऊपर से एक तरफ उछाल दिया और खुद भी उछलकर खड़ा हो गया। शुरानी जमीन पर पड़ी चीखती रही। कांग, मैं एक बार फिर चीखा, इसे छोड़ दो और तुम इन तीनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। इस मर्तबा कांग ने मेरी बात नहीं टाली। वो टुक टुक की तरफ लपका। जानकी और नबीता पहले ही सीट पर प्रसाद के साथ बैठ चुकी थी। जानकी ने प्रसाद को अपने साथ लिपटा रखा था। कांग ने टुक टुक स्टार्ट किया और दूसरे हील में टुक टुक शोर मचाता हुआ तेजी से वहां से रवाना हो गया।